हेलो एवरीवन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्दी आपके लिए हिंदी के गवर्नमेंट टीचर का इंटरव्यू लेके आएंगे, तो आज वो दिन आ गया है। मैम से फाइनली मुझे टाइम मिल गया है, तो आज हम मैम का स्वागत करते हैं कि मैम ने अपना टाइम निकाला और आई है आप सबकी मदद करने के लिए। तो मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम है रीता गुप्ता। मैं माध्यमिक शिक्षक हिंदी विषय में पदस्थ हूँ। 2018 की परीक्षा देने के बाद 2023 में सिलेक्शन हुआ। मैम तो आपने वर्ग 1 भी हिंदी से दिया है कि आपसे वर्ग 2 का ही आपसे जॉब करने मैं लगा? वर्ग 1 का एग्जाम 2011 में भी दी थी, 2018 में भी दी थी और 2023 में भी दी। तो मैम अब हिंदी के बच्चे आपसे आपकी बुक लिस्ट जानना चाहते हैं मैम, लेकिन उसके पहले हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी क्या है। मतलब आप 2018 में जब इस जॉब में आई हैं, वर्ग 2 की टीचर बनी है गवर्नमेंट, उसके पहले आप कोई जॉब कर रही थी या आप भी घर में हाउस वाइफ थी? मैम, मैं ओनली हाउस वाइफ थी और 2018 की परीक्षा देने के बाद जब सरकार भर्ती कर नहीं रही थी, तब मैं अपना सेल्फ दुकान खोली थी और वहाँ मैं कॉस्मेटिक की दुकान में बैठती थी और अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रही थी। तो देखिए, मैम भी अपने तरीके से हर संभव तरीके से कर रही थी। एक वर्किंग वुमेन होके, बिजनेस वुमेन होकर, बिजनेस में बैठ के मैम ने अपनी पढ़ाई करी है। तो मैम आप अपनी जब नोटिफिकेशन आया था तो आप अपनी दुकान में पढ़ाई भी करती थी या? यस मैम, यस। मैं अपनी दुकान में बैठी रहती थी और गद्दी में बैठी रहती थी और वहाँ मेरे बड़े मोटे मोटे पुस्तक रहते थे और मैं पढ़ती रहती थी खाली टाइम में। जब कोई कस्टमर आता था तो मैं सामान देती थी और सामान देने के बाद कस्टमर मुझसे पूछते भी थे। मैम हेड्स ऑफ टू यू, पहले तो मैं आपको हेड्स ऑफ बोलूंगी, आपको सलाम है। थैंक यू इतना आपने स्ट्रगल किया। थैंक यू मैम। मैम ये जानना चाहूंगी उस समय आप मैरिड थी या अनमैरिड थी? मैम मैं मैरिड भी थी, मेरे 2 बच्चे भी थे। तो एक बिजनेस वुमन होने के साथ साथ बच्चे भी थे, फैमिली भी थी, साथ साथ पढ़ाई भी की है आपने जी। तो मैम आपकी बुक लिस्ट क्या थी ये बताइए बच्चों को। आपने कौन कौन सी किताबें रखी व्याकरण में या? जी मैम, बिल्कुल मैं बच्चों को बताना चाहूंगी कि मैं हिंदी व्याकरण के लिए लूसेंट की बुक पढ़ी थी और मैं पूरी बुक पढ़ी थी लगभग। मैं बच्चों को ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, इसमें बहुत ही डीप प्रश्न आते हैं और बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये बहुत ही इजी पार्ट है हिंदी विषय का, लेकिन ये उतना इजी होता नहीं है। यदि हम उपसर्ग पढ़ने जाते हैं तो वहाँ संयुक्त शब्दों के बीच में हमको संधि को खोजने में प्रॉब्लम जाती है। तो हमें किसी भी एक पुस्तक को लेना है और उस पुस्तक को डीपली पढ़ना है और पूरा पढ़ना है, एक एक शब्द को पढ़ना है। स्किप करना मतलब अपनी सिलेक्शन को स्किप कर देना है। तो इसीलिए हमें किसी भी बुक को पढ़ना है तो उसको पूरी तरह पढ़ना है, बीच में छोड़ना नहीं है। और ये क्या कहते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और आपका संधि, समास, इसको सरल मानकर नहीं पढ़ना है, इसको डीपली पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। पूरे उदाहरण जो लूसेंट में दिए गए हैं, एक एक उदाहरण को पढ़ना है, समझना है। मैम आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी, प्लीज उन बुक का नाम बता दीजिए, और अगर आपको राइटर याद हो तो बता दीजिए ताकि आने वाले बच्चे भी उस बुक से लाभ उठा सके, जो आपको लग रहा हो कि वाकई इस बुक की वजह से मुझे एग्जाम में बहुत मदद मिली। वैसे तो ये मध्य प्रदेश की जो जमीन है वो विद्वानों से भरी पड़ी है और यहाँ हम तो हिंदी साहित्य की धारा में एक कण मात्र हैं। हम बहुत बड़े ज्ञाता नहीं हैं, विज्ञाता नहीं हैं, बस इतना है कि हम हिंदी विषय के वर्ग 2 के टीचर हैं और इस नाते हम उन बच्चों के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने अपने शिक्षक बनने की जर्नी में मैंने जो प्रयास किया है वो बच्चों तक जा सके। तो मैं बच्चों को पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं 2018 का फॉर्म फिल करने के बाद पढ़ाई के उद्देश्य से मैं रमा गोविंद पैलेस आई। रमा गोविंद पैलेस में मैं कोचिंग को खोजना स्टार्ट की कि मुझे कहाँ जाके पढ़ाई करना है। मैम आपने कोचिंग की थी? यस मैम। मैम कितने महीने की कोचिंग आपने की थी और लाभ मिला, या मैम जो कोचिंग की वो बता दीजिए। देखिए क्या है कि प्रयास हर इंसान करता है, लेकिन प्रयास सही दिशा में हो, इसके लिए हमें कोचिंग की जरूरत पड़ती है।
जैसे कि प्रयास तो हम 2011 में भी किए थे, अच्छे नंबर भी आए थे, लेकिन दिशा निर्देश ना होने के कारण, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की थी, दिशा निर्देश नहीं था और सही दिशा में मैंने मेहनत नहीं की, तो सिलेक्शन पाने से रह गए। अब जब 2018 की भर्ती आई तो मैं रीवा में ही रहती थी, तो मैं सोची कि कोचिंग का थोड़ा लाभ लेना चाहिए, और मैं तुरंत रमा गोविंद पैलेस फॉर्म फिल करने के बाद गई और वहाँ कोचिंग खोजी। 1-2 कोचिंग में मैंने क्या कहते हैं ट्राई किया आपने? ट्राई किए, तो वहाँ ट्राई करने के बाद मुझे एक कोचिंग बहुत अच्छी लगी। हिरेन गौतम सर से हमारी मुलाकात हुई और वो हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और उन्होंने गौतम सर की स्टूडेंट है? यस, मैं गौतम सर की स्टूडेंट हूँ और वो मुझे पढ़ाई करने का एक दिशा दिए। पढ़ने के लिए तो मैं अपने होम टाउन में जहाँ मैं पढ़ी हूँ तो वहाँ भी अच्छे टीचर थे और उन्होंने मुझे शुरू से ही पढ़ाया। पढ़ाई में बहुत रुचि थी हमारी और मैं 12वीं तक बायो से पास की हूँ और बायो के बाद हमारे होम टाउन में साइंस कॉलेज ना होने के कारण मैंने बीए किया और बीए में हिंदी साहित्य का सब्जेक्ट इंक्लूड था उसमें, और फिर मैंने सीधी से एमए भी कर लिया। हिंदी में रुचि होने के कारण अब एमए भी कर लिया तो सिलेबस मेरा हिंदी में ही आगे बढ़ा। तो मैम आप सीधी जिले से हैं? यस मैम। अब जो चयन परीक्षा होती है वर्ग 1 की और वर्ग 2 की, तो उसमें क्या होता है कि ओनली आपका विषय रहता है और आपके विषय में पूरी डीपली जानकारी वो जानना चाहता है कि आप अपने विषय में कितने परिपक्व हो। तो आपके विषय में वो स्वयं पूरा सिलेबस निर्धारित करके देते हैं। पहले तो आपकी भाषा का ज्ञान का परीक्षण करेंगे, उसमें भाषा का पूरा सिलेबस रहता है। फिर उसमें कुछ गद्य की विधाएं, काव्य की विधाएं, उनसे संबंधित, जैसे काव्य में पूरा रस छंद अलंकार और पूरी उनके इतिहास, पूरे वाद और पूरे कवि, पूरे लेखक, जितने भी जिस काल के हैं सभी की जानकारी, कुछ भी पूछ सकता है। यदि वो काव्य शास्त्र कह दिया तो काव्य के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं आपको डीपली पढ़नी पड़ेगी। यदि वो गद्य बोल दिया तो गद्य में पूरा उसका काल विभाजन, उनका शुरुआत और उनका आधुनिक काल तक क्रमिक विकास, ये सारी चीज़ें वो पूछता है। वो कहीं से भी पूछ लेगा, फिर हमको ये नहीं कहना होगा कि आपने ये क्यों नहीं लिखा सिलेबस में। तो ये गद्य का विकास हो गया, काव्य का विकास हो गया और इसके बाद लेखक का भी परिचय पूछता है। और एनसीईआरटी में वो जितने भी पाठ इंक्लूड करता है सिलेबस में, उस पाठ को हमें डीपली पढ़ना है। साथ में लेखक और कवि का पूरा परिचय पढ़ना है। परिचय में आपसे वो ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जैसे ये जो कवि हैं, ये जो लेखक हैं, किस भाषा के विद्यार्थी थे। अब जब आप उनके जीवन परिचय को डीपली पढ़े होंगे तब ना उनकी भाषा को, उनके विषय को बता पाएंगे। और उनके साहित्य को पूछ लेंगे कि कौन कौन से पुरस्कार पाए हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने किस किस क्षेत्र में ये पदस्थ थे, या कोई टीचर थे, या कोई मंत्री थे, या कोई महोदय थे। जैसे मान लीजिए कोई एक पाठ आ गया, भवानी प्रसाद मिश्र जी का कोई एक पाठ है, तो उनकी रचनाओं से भी प्रश्न आएगा और उनके जीवन परिचय से भी प्रश्न आएगा। और हम और विद्यार्थी अक्सर कहाँ चूक जाते हैं परीक्षा में, जैसे बहुत सारे लेखक होते हैं और एक लेखक अनेक रचनाएं करता है, और एक लेखक यदि बहुत सारी रचना किया है तो दूसरा भी उसी नाम से रचना कर देता है, और इत्तेफाक से ये होता है कि विधा भी चेंज है, नाम वही है, रचना की विधा भी अलग है। तो हमको इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए एक लिस्ट बनानी पड़ती है। एक ही नाम की रचना की, एक ही विधा में जो रचना है और दूसरे लेखक ने उसी नाम की रचना को अन्य विधा में लिखा है, तो इसमें बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न आता है। तो इसको बच्चों को हमेशा पढ़ना चाहिए। और जैसे भाषा का ज्ञान के लिए आ जाता है, कोई भी किसी भी क्षेत्र की भाषा का 2 लाइन का पैटर्न दे देगा, फिर उसमें पूछेगा कि ये किस भाषा की लाइन है, उसमें ऑप्शन दे देगा, यदि आपको मालूम है तब आप बता पाएंगे। ये नेट लेवल का क्वेश्चन है। और कभी कभी तो इस तरह के प्रश्न आते हैं कि वो कौन सी भाषा है जिसमें आ की जगह एंग हो जाता है, एंग की जगह ओंग हो जाता है, वगैरह वगैरह, जो मुझे अभी याद नहीं है। तो इतने डीपली क्वेश्चन हिंदी भाषा में आते हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि हिंदी भाषा में पोस्ट नहीं आती है ज़्यादा, मैम कंपटीशन बहुत है। और कंपटीशन बहुत है। और यदि आपको वर्ग 1 की या वर्ग 2 की परीक्षा को उत्तीर्ण करना है तो हिंदी भाषा से प्रेम बनानी पड़ेगी।
सोते जागते आप उनसे बातें करिए, हिंदी साहित्य से बातें करते रहिए, उनके बारे में सोचते रहिए। एक तरह से प्रेम करना पड़ेगा, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के विषय में सोचता रहता है। ये हिंदी साहित्य एक प्रेमी है और हम उसकी प्रेमिका हैं। क्योंकि हम हिंदी साहित्य के टीचर हैं तो हम इसी भाषा में बात करेंगे, और यकीन मानिए आप टीचर हो जाएंगे तो आपको भी इसी भाषा में बात करनी पड़ेगी। मैम ने कितनी अच्छी बात बताई कि मतलब हमें बिल्कुल हिंदी साहित्य से अपना मन लगा लेना पड़ेगा, तभी आप हिंदी साहित्य से एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मैम आप ये बताइए, आपने जब पेपर दिया था वर्ग 2 में तो आप वैसे ही अभी पदस्थ हैं, और वर्ग 1 का जो 2023 का आपने पेपर दिया था, मैम पेपर का स्टैंडर्ड आपको कैसा लगा? मतलब ठीक था? बहुत कठिन था? पेपर का स्टैंडर्ड मैम दोनों तरह का था। हर 4 क्वेश्चन के बीच में एक कठिन क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किया गया था, और परीक्षा विभाग का ये उद्देश्य है कि वो एक ही प्रश्न में स्टूडेंट से 4-4, 5-5 चीजों की जानकारी प्राप्त कर ले। वो क्या करता है कि एक प्रश्न दे देगा, उसमें 5-5, 6-6 कवि लेखकों का नाम दे देगा और बोल देगा इनमें से मनोवैज्ञानिक कहानीकार कौन है। अब उसमें एक इंसान मनोवैज्ञानिक तो नहीं हो सकता, बहुत सारे लेखक जो मनोवैज्ञानिक है। आपको 3 मनोवैज्ञानिक कवि के बारे में मालूम है, यदि एक भी नहीं मालूम है तो आप वहां फंस जाओगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो मैम आपके कहने का तात्पर्य ये है कि रटने से काम नहीं चलेगा, आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, यदि हम 12वीं की परीक्षा पास कर रहे होते, 10वीं की परीक्षा पास कर रहे होते और हमको मालूम होता कि इस पुस्तक बस से आएगा तो हम रट लेते, और यहाँ रटने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। रटने वालों का कहीं कोई नंबर ही नहीं आने वाला। यहाँ पे आवश्यकता है उस साहित्य के सागर में गोता लगाने की। आप कवियों और लेखकों को डीपली में जानिए, उनके विषय में जानिए। जैसे आपकी जर्नी है वैसे उनकी भी कैसी जर्नी है, सब कुछ आपको समझना पड़ेगा, और उनके मन के भावों और विचारों को भी समझना पड़ेगा कि वो सोचते कैसे हैं। तभी तो प्रेमचंद्र यथार्थवादी हैं, जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक है। जब हम उनके मन के बारे में जानेंगे, वो कैसे रचना करते हैं, सोच के करते हैं या कल्पना से करते हैं, तब ना हम उनके बारे में बता पाएंगे। रटना तो यहाँ कहीं काम ही नहीं है। तो आप लोग मैम की बातें सुन के समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा और बहुत डीप तरीके से। और 2 या 3 या 4 महीने की पढ़ाई नहीं है। अपनी एक बिजनेस वुमेन होके अपनी दुकान में बैठ के बच्चे को गोद में लेकर पढ़ाई कर, कितने सालों की पढ़ाई उन्होंने करी होगी। मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी। मैं अपने दुकान में बैठ के मैं पढ़ाई कर रही थी, और मेरे स्कूल में इस समय मेरे सर जो मेरे साथ स्टाफ हैं, तो वो मेरे विद्यालय में, मेरे दुकान में आए और वो मुझे पढ़ता हुआ देखे तो मुझे समझा के गए कि मैम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे आप और ऐसे ऐसे देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं उनको आज भी नमस्कार करती हूँ। और फिर वो हमको वहाँ ज्ञान देने के बाद वो पता नहीं कहाँ खो गए, और मैं भी भूल गई, वो भी भूल गए। लेकिन जब मैं शिक्षक बन के आई, उसी स्कूल में आई और वो हमें वहां पे मिल गए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं उनसे बताई कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चली और आपने जिस तरह मुझे समझाया था उस तरह मैंने किया, तो मुझे सफलता प्राप्त हो गई। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जिन्होंने मुझे समझाया वो एक भगवान के प्रेरणा स्रोत थे मेरे लिए, जो मुझे आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको मेरे लिए भेजा। जी मैम, बिल्कुल आपने एकदम सही बात बोली। कहा भी गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। तो जो हमारे टीचर होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं, वो भगवान का रूप ही है। धरती में भगवान ने उन्हीं को भेजा है हमारी सहायता करने के लिए। तो सारे गुरुओं को हम लोगों का नमन है, और मैडम ने भी यही बात बताई। अब मैम आपसे कुछ यूट्यूब के क्वेश्चन लेना चाहेंगे। मैम यूट्यूब में क्वेश्चन आया था बच्चों का कि वर्ग 1 का जो टीचर होता है वो किन किन क्लास को पढ़ाता है, और वर्ग 2 का जो टीचर होता है वो किस क्लास को पढ़ाता है। जी मैम, कभी कभी क्या होता है कि कुछ विद्यालयों में टीचर्स की कमी होती है, तो वहाँ तो फिर अपनी आवश्यकता अनुसार, यदि 1 to 12 क्लास है तो वहाँ एक साला एक परिसर का नियम रहता है। आवश्यकता अनुसार कोई कहीं भी पढ़ा सकता है, लेकिन नियमानुसार जो वर्ग 2 का टीचर होता है वो 6 to 10 पढ़ाने के लिए अवेलेबल माना जाता है, और जो वर्ग 1 का टीचर होता है 9 to 12 ही पढ़ाता है। तो मैम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आप जब से टीचर बनी है तो आप मतलब सरकारी टीचर बनने के बाद आपके अंदर
क्या बदलाव आया है, या आपको अपने अंदर कितनी खुशी फील होती है पहले और अब में? आपको कुछ अंतर लगा अपने आप में या नहीं लगा? जीवन में कुछ अंतर आया हो या कॉन्फिडेंस आया हो? कुछ मैम ऐसी चीजें शेयर करिए ताकि बच्चे मोटिवेट हों। दिन रात पढ़ाई करते हैं ना, तब हम लोग इस पोजीशन पे आ पाते हैं, क्योंकि सपने तो सब देखते हैं, पर सपने साकार करने के लिए जो पीछे मेहनत होती है, वो मेहनत इतनी आसान नहीं होती है। आपसे मैंने पहले भी इंटरव्यू शेयर किए हैं, लोगों ने कितनी मेहनत से किया। मैम ने भी बताया कि उन्होंने दुकान में बैठ के पढ़ाई करी है, तो सोचो क्या मेहनत लगी होगी। मैम बताइए। मैम, वो सफलता प्राप्त करने के बदलाव तो खुशी में ही बदलाव आते हैं। इंसान के दिमाग में जो एक टेंशन होती है वो खत्म हो जाती है। परीक्षा देने के बाद जो सिलेक्शन तक का इंतजार का सफर होता है, उस बीच में जो मानसिक पीड़ाएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। जितनी पीड़ा हम उस दौरान भोग लेते हैं, फिर हम यदि चाहें भी सेलेक्ट होने के बाद कि हम उसे याद करें, हम उस समय कैसा फील करते थे, तो फिर वो याद नहीं आता है। बहुत अच्छी बात बोली मैडम आपने, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि वो स्ट्रगलिंग टाइम फिर बाद में याद ही नहीं आता है। याद नहीं आता है। सफल होने के बाद मानसिक रूप से आदमी लाइटली फील करता है। और रही बात, ये केवल सिलेक्शन की खुशी है। और इंसान जैसे पहले था, सोसाइटी में कुछ चेंज दिखता है आपको, जो थे हम पहले कुछ नहीं कर रहे हैं और जब हम कुछ बन जाते हैं, वाकई आज भी मैम सरकारी नौकरी, ये स्वाभाविक है। यदि आप किसी भी विषय के कितने भी बड़े ज्ञाता हो, जब तक आप सक्सेस नहीं हैं, तो आपकी मेहनत किसी को नजर नहीं आती। क्योंकि मैं 2018 में परीक्षा दी थी और सरकार का चयन का विलंब करते करते 2023 तक वो खींच ले गए। तो इस दौरान 2018 की मेहनत की परीक्षा किसी को नजर नहीं आई। लेकिन जब हम 2023 में सेलेक्ट हुए, तब लोगों के मुंह से मैंने सुना, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। तो मेहनत करिए आप लोग भी, आज नहीं तो कल आपको समाज में, घर में जब एक बार बन जाते हैं ना, कहते हैं उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है। शांति में मेहनत करिए, जब आप बन जाएंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी। ये मैडम आपको खुद बता रही हैं। थैंक यू मैम। और कुछ जानना चाहती हूँ मैम, आप आने वाले बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो क्या ऐसा करें कि उनका सिलेक्शन जल्द मतलब निर्धारित हो सके, या वो अपने सिलेक्शन तक पहुंच सके? आपकी कुछ एडवाइस हो मैम, एक दो एडवाइस कुछ दे दीजिए हमारे। देखिए, हिंदी विषय में सिलेक्शन पाना मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि मैं वर्ग 1 का एग्जाम क्वालिफाइड की हूँ और अच्छे नंबर भी हैं। एक बार नहीं, 2 बार की हूँ। 2018 में भी मैंने क्वालिफाइड किया था, 101 नंबर आए थे। लेकिन जनरल कैटेगरी होने के नाते मेरा कहीं कोई नाम नहीं आया। तो वर्ग 2 में पोस्टेड हूँ, बहुत अच्छी बात है। वर्ग 1 के सिलेक्शन के लिए हिंदी विषय का टीचर होना बहुत ही बड़ी बात मैं इसलिए मानती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट पोस्ट ही नहीं निकालती। यदि पोस्ट निकालती है, आपको टीचर बनना है, तो आपको संपूर्ण समर्पण देना होगा। मैंने एक बार बोल चुका है, मैं दोबारा भी बोलना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य के समंदर में गोते लगाते रहिए। हिंदी साहित्य के आसमान में चमकने वाले लेखक कवि रूपी सितारों को आप जानिए, उनसे पहचान बनाइए। तो मुझे आशा है आज का ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत यूजफुल हुआ होगा। और मैम, आपका हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद मैम। आप अपने बिजी समय से, संडे का दिन था, परिवार को इंसान समय देता है, बाकी दिन तो आप वैसे ही वर्किंग है, बच्चे हैं, परिवार, पर उस समय से आपने कुछ अपने अनमोल समय निकाल के आप यहाँ आई, मुझे समय दिया। और मैम, आप कितने बच्चों का भला कर रही होंगी, उसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी वजह से कुछ बच्चों का भला हो जाए, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं हिंदी विषय के स्टूडेंट के परिवार के समान हूँ, और वो हमारे परिवार ही हैं। और खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, और हिंदी साहित्य को एक अच्छा नाम दे, स्वयं रचना करें। मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत आगे बढ़िए, तरक्की करिए। धन्यवाद। चलिए, आज का इंटरव्यू, मुझे पूरी आशा है आपके भविष्य में, आपके आने वाले जीवन में बदलाव लेके आएगा। और आप में से अगर 10 या 15 बच्चे भी अगले एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वो मेरे लिए और मैडम के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। पर जब सेलेक्ट होइएगा तो बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।